हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेक्चर नंबर 5 में। और पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं लेंज के नियम की और फैराडे लॉ की। लेंज के नियम और फैराडे लॉ दोनों को मिला दें तो हम पाते हैं कि जो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लेंज के नियम और फैराडे के नियम दोनों से हम क्या पाते हैं हम E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, यह लेंज और फैराडे दोनों का नियम का सम्मिलित रूप, फैराडे के नियम का सम्मिलित रूप है। अब कैसे सम्मिलित रूप है, इसके लिए आप देख सकते हैं इसका पिछला वीडियो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पार्ट 4। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह किसके कारण लगा है? लेंज के नियम के कारण, लेंज के नियम के कारण लगा है। और यह फॉर्मूला किसका है? यह टोटल फॉर्मूला किसका है? यह फैराडे का नियम है। इसके बाद हम लोगों ने इससे विद्युत धारा की बात की, तो I बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। इसके बाद हम लोगों ने Q निकाला। Q कैसे निकाला भाई? तो माइनस एन इनटू माइनस एन अपॉन आर फाई टू माइनस फाई, हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला। ये इन सब चीजों की बात हम लोग कर चुके हैं। आज बात करेंगे प्रेरित शक्ति की, और उसके बाद हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। अब फैराडे के नियम, दो नियम पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाना तो बनता है। तो इसको कहते हैं इंडक्शन पावर, सॉरी इंडक्टिव पावर। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? तो प्रेरित शक्ति को मान लेते हैं हम P। ठीक है, क्या मान लेते हैं? P बराबर क्या हो जाएगा? याद करो फॉर्मूला हम लोगों ने कहा था, P बराबर V E into I, P बराबर E into I। याद कीजिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर V I। इसको हम लोगों ने कैसे निकाला था? P बराबर W अपॉन T। W होता था V I और T अपॉन T से T कट गया, क्या निकला? V I। P बराबर V I हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे विद्युत विभव नहीं है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है। और यहाँ पर देख लीजिए E का फॉर्मूला किधर है जी? यहाँ पे है। E का फॉर्मूला हो गया माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी और मल्टीप्लाई कितना? I का फॉर्मूला माइनस एन अपॉन आर, माइनस एन अपॉन आर और फाई टू माइनस फाइव, फाई टू माइनस फाइव। इसको आप चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, माइनस एन स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे देखिए डी फाई टू माइनस फाइव, बात सेम है ना। इसको आप चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी फाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा प्रेरित विद्युत शक्ति, प्रेरित विद्युत शक्ति। ठीक है, इससे हम लोगों ने प्रेरित विद्युत शक्ति निकाली। तो यह हो गया लेंज का नियम, फैराडे का नियम, और फिर इससे हम लोगों ने I, E और Q और P का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब निकालते हैं, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मिटा देते हैं सबसे पहले इसको, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल यहाँ पे
हल में सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर। यहाँ ए बराबर वेक्टर ए बराबर 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फेरों की संख्या दी हुई है, n बराबर दिया है 50। चलिए एक कुंडली है, इसको 0.3 सेकेंड में 1.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, बी भी दिया है यहाँ पे 1.8 टेस्ला। इस चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तो इस प्रकार रखा जाता है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के तल के लंबवत है यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम है, आर दिया है 10 ओम। अब देखिए आपको निकालना क्या है, इसमें कुल आवेश कितना प्रवाहित होगा, आपको Q निकालना है, आपको Q बराबर हुआ। तो Q बराबर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, Q बराबर हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q बराबर फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने I dt, कहीं हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा Q बराबर I इंटू dt। अब देखिए I dt होता है, तो I पता ही नहीं है, यानी I निकालना पड़ेगा। T तो दिया है ना, T यहाँ पे दिया है आपका कितना, T बराबर 0.3 सेकेंड। I का मान निकाल लेंगे, उसके बाद आराम से Q निकल जाएगा। तो Q बराबर I इंटू T होता है, T दिया है, I हमको निकालना है। I कैसे निकालेंगे, तो I के लिए हमको सबसे पहले I बराबर फॉर्मूला होता है, I बराबर फॉर्मूला होता है -n अपॉन r d फाई अपॉन dt, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे कीजिएगा तो माइनस n का वैल्यू 50 है, 50 रख दीजिए, अपॉन r का वैल्यू 10 है, 10 रख दीजिए। अब देखिए d फाई अपॉन dt, फाई तो पता ही नहीं है, फाई निकालना पड़ेगा, फाई तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इनटू, इसको d फाई की जगह पर आप फाई की जगह पर ba लिख सकते हैं, नहीं ba लिख सकते हैं, b इंटू a अपॉन t dt की जगह पर क्या लिख सकते हैं 0.3 सेकेंड, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, यानी डेल्टा फाई हमको पता चल जाए उसके बाद हम निकाल ही सकते हैं। तो ये हो गया I बराबर d फाई अपॉन dt और इंटू 0.3 सेकेंड। अच्छा एक बात बताइए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 कट जाएगा, ये 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और गुना यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, b का मान है 1.8 और गुना a का मान है 1.6 बटा में 0.3, घटा दीजिए इसको, ये कट जाएगा 0.6 बार कट जाएगा, यानी अब गुना कर दीजिए इसको, 6×25 ये हो जाएगा 4.8 और एम्पीयर, ठीक है। कितना हो जाएगा 4.8 एम्पीयर। अच्छा एक बात और देखिए आप लोग, यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, हमको तो इसको मीटर स्क्वायर बदलना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 10⁴, ठीक है, 10⁻⁻4 से गुना कर देंगे, तो ये 4.8 गुना 10⁻⁻4 एम्पीयर हो जाएगा। अब इससे हम आराम से निकाल सकते हैं Q I इंटू dt। अब देखिए I है 4.8 और गुना 10⁻⁻4 और dt कितना है, तो t जो है 0.3 सेकेंड है। आप इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो ये गुना कीजिएगा तो 1.44 गुना 10⁻⁻4 और आवेश कूलॉम में रखेंगे, आंसर हो जाएगा 1.44 गुना 10⁻⁻4 कूलॉम। आप इसको चाहे तो 144 गुना 10⁻⁻6 कूलॉम भी लिख सकते हैं, या 144 माइक्रो कूलॉम भी इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की, ठीक है। तो फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहला बात ये जान लेते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम लोग। तो इसे हम लोग प्रेरित धारा की दिशा निकालेंगे,
इसे हम क्या करेंगे, प्रेरित धारा की दिशा निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखिए प्रेरित धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कब निकाल सकते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ध्यान दीजिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक, मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में, ठीक है, इस तरह है, और चालक इसके लंबवत गति करेगी, माने इधर से गति करेगी। चालक इधर से जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, चालक इधर की तरफ। ये दोनों जो है क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक की गति की दिशा अगर लंबवत है तब हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकाल सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो चलिए देख लीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो मान लेंगे कि जो हमारी तर्जनी अंगुली है, जो तर्जनी अंगुली है, यह जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ना, ये तर्जनी अंगुली है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह वाला है, तो यह क्या होना चाहिए, तर्जनी अंगुली होना चाहिए। दायां हाथ लीजिए, उसकी तर्जनी जो है जिधर जाएगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। और ये अंगूठा जो होना चाहिए यह इसके ठीक लंबवत होगा, और अंगूठा जो है आपका चालक की गति की दिशा होना चाहिए। अंगूठा क्या होना चाहिए, चालक की गति का दिशा, यानी मान लीजिए चालक की गति इधर हो रही है, ठीक है, चालक की गति, तो अंगूठा जो है यह इधर की तरफ, तर्जनी अंगुली जो है इधर की तरफ। अब अंगूठा इधर की तरफ, तर्जनी अंगुली इधर की तरफ। अब प्रेरित धारा की दिशा किधर होगी, तब निकालेंगे हम लोग इसका मध्यमा अंगुली, ठीक है। मध्यमा अंगुली की जो दिशा होगी वह आपका प्रेरित धारा की दिशा होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर धारा की दिशा इधर की तरफ है, अंगूठा यानी कि ये जो है अंगूठा वाला निशान है, तो अंगूठा जो है अगर चालक की गति बता रहा है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो जो हमारा मध्यमा अंगुली होगा यह प्रेरित धारा की दिशा होगी, यानी प्रेरित धारा की दिशा अंदर की तरफ होगी। प्रेरित धारा की दिशा अंदर की तरफ होगी। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अंदर की तरफ प्रेरित धारा की दिशा कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी। अंदर की ओर होगी। और वहीं अगर मान लीजिए हमने क्या किया, इसको बदल दिया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल दिया हम लोगों ने, अभी भी चालक जो है इसी दिशा में गतिशील है। तो ध्यान से देखिए, तो इस नियम को यहाँ से दायां हाथ लिया और यह तर्जनी अंगुली की दिशा, यह अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा, और यह जो है प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी, यानी प्रेरित धारा की दिशा बाहर की तरफ होगी। प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, यह भी है, यह भी है, तो यहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा बाहर की तरफ होगी, ये बाहर की तरफ होगी। नहीं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर प्रेरित धारा की दिशा बदल जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर प्रेरित धारा की दिशा बदल जा रही है। अब देखिए, क्या चालक की गति से कोई फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं इसको भी। अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ है और चालक की गति नीचे की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ, चालक की गति नीचे की तरफ, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। और मान लीजिए एक तर्जनी अंगुली हो गया, तो यहाँ पर सेम देख रहे हैं, चालक की गति की दिशा बदल रही है, विपरीत कर रहे हैं, तो इसका जो प्रेरित धारा की दिशा जो अंदर की तरफ हो रही थी वह कहाँ की तरफ हो जा रही है, बाहर की तरफ हो जा रही है, ठीक है, कहाँ की तरफ हो रही है, बाहर की तरफ। इसका उल्टा कीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो यह अंदर की तरफ हो जाएगी। आशा करते हैं आप लोगों को चुंबकीय फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा। किस लिए उपयोग किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किस लिए उपयोग किया जाता है, वो भी धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा निकालते हैं, I induced निकालते हैं।
ठीक है। तो यह है फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम कि अगर कहा जाए क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यदि हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार समायोजित करें, इस प्रकार समायोजित करें कि अंगूठा तर्जनी एवं मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तब अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही हो, अंगूठा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा बता रही हो, तो जो मध्यमा है प्रेरित धारा की दिशा बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत